दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में आदिकाल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण रासो ग्रंथ पृथ्वीराज रासो पर चर्चा होने वाली है। दोस्तों पृथ्वीराज रासो से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य व बिंदु हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य ये पृथ्वीराज रासो से संबंधित जो इसकी प्रामाणिकता है, दोस्तों प्रामाणिकता पर इसके प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। कुछ विद्वान इस ग्रंथ को प्रामाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रामाणिक, कुछ अप्रामाणिक, और विद्वानों का एक वर्ग ऐसा भी है जो इस रचना को मुक्तक मान बैठा है। दोस्तों तो ये सारी बातें आज के इस वीडियो में कवर होने वाली हैं। और पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले पृथ्वीराज रासो से संबंधित जो सामान्य जानकारी है, जो सामान्य तथ्य हैं जिन पर परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, उन पर दृष्टिपात करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं पृथ्वीराज रासो से संबंधित सामान्य बातें। दोस्तों पृथ्वीराज रासो के रचयिता की सबसे पहले बात करते हैं। दोस्तों पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद बरदाई, जिनको चंद कवि के नाम से भी जाना जाता है। चंद बरदाई का जन्म 1168 ईस्वी में और मृत्यु 1192 ईस्वी में अनुमानित है। दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है। चंद बरदाई का जन्म दोस्तों लाहौर में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। चंद बरदाई को चंद कवि कहा जाता है, मैंने पहले ही बताया। पृथ्वीराज चौहान इनको अपना सखा मानते थे और बहुत ही वीर और स्वामी भक्त थे ये चंद बरदाई। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई एक ही दिन पैदा हुए थे और एक ही दिन इन दोनों की मृत्यु भी हुई थी, ऐसा चर्चित है, ऐसा प्रसिद्ध है। एक थाल जन्म एक थाल मरण, ये कहावत भी राजस्थान में और इधर दिल्ली में, पूरे उत्तर भारत में ये कथन जो है प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। चंद बरदाई के जो पुत्र थे उन पर चर्चा कर लेना भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि चंद बरदाई के 4 पुत्र थे और सबसे छोटे पुत्र का नाम था जल्हड़। जल्हड़ ने ही पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किया था। दोस्तों परीक्षाओं में प्रश्न बनता है कि पृथ्वीराज रासो को पूरा करने वाले कौन थे, तो जल्हड़ इन्हीं के लड़के थे चंद बरदाई के, और चौथे पुत्र थे दोस्तों। पुस्तक जल्हड़ हथ दे गजन चले नृप काज। दोस्तों कहा जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने बंदी बना लिया तो उनको वो गजनी लेके चला गया, और गजनी जब लेके चला गया तो इधर इनके जो मित्र थे, कवि मित्र कहिए या इनके स्वामी भक्त कहिए, पृथ्वीराज चौहान के चंद बरदाई, ये पृथ्वीराज चौहान के बिना रह नहीं पा रहे थे, तो ये भी गजनी जाने का मन बना लेते हैं। और उसी पर ये कथन प्रसिद्ध है कि पुस्तक जल्हड़ हाथ दे, इन्होंने अपनी पुस्तक को जल्हड़ के हाथ में दे दिया और गजन चले नृपकाज, और नृप के काज से यानी राजा के काज से, कार्य से ये कहाँ चले गए, गजनी चले गए। तो ये कथन भी दोस्तों बड़ा प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज रासो से संबंधित ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि पृथ्वीराज रासो के उद्धारक कौन कहे जाते हैं, तो दोस्तों कर्नल टाड का नाम आता है जो पृथ्वीराज रासो के उद्धारक कहे जाते हैं। कर्नल टाड ने पृथ्वीराज रासो पर बहुत अधिक रिसर्च किया, शोध किया, और इस ग्रंथ को इन्होंने प्रामाणिक सिद्ध करने का कार्य किया है दोस्तों, इसलिए इस ग्रंथ के ये उद्धारक माने जाते हैं। तो पूछ सकता है परीक्षाओं में कि पृथ्वीराज रासो के उद्धारक कौन कहे जाते हैं, तो कर्नल टाड कहे जाते हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह कि शंभुनाथ सिंह जो हिंदी के बड़े विद्वान हैं, इन्होंने इस काव्य ग्रंथ को विकसनशील काव्य कहा। तो परीक्षाओं में प्रश्न बनता है कि पृथ्वीराज रासो को विकसनशील काव्य कहने वाले विद्वान कौन है, शंभुनाथ सिंह, ये गलत लिख दिया गया है। शंभुनाथ सिंह पृथ्वीराज रासो को विकसनशील काव्य कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो के नायक की चर्चा करते हैं। नाम से स्पष्ट है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो कि दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट कहे जाते हैं, ये इसके नायक हैं और इन्हीं के जीवन पर आधारित है ये संपूर्ण महाकाव्य। दोस्तों पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य कहा जाता है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसकी नायिका की बात कर ली जाए तो जयचंद की पुत्री संयोगिता, जो कि पृथ्वीराज चौहान से बाद में विवाह होता है, वही इस महाकाव्य की नायिका है, संयोगिता। पृथ्वीराज रासो के दोस्तों 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं।
कई संस्करण इसके हैं और 4 संस्करण इसके प्रसिद्ध हैं। इसका पहला संस्करण दोस्तों काशी नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हुआ था और पहले संस्करण के जो संपादक थे दोस्तों वो थे श्याम सुंदर दास, है ना, श्याम सुंदर दास। और इनके सहयोगियों में मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या का नाम विशेष रूप से आता है। तो 2 लोगों का नाम मुख्य रूप से आता है इसके संपादन में, पहला श्याम सुंदर दास का और दूसरा मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या का। और इसका एक बृहद संस्करण काशी नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल 69 समय है दोस्तों और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग देखने को मिलता है। समय का मतलब यहाँ सर्ग से है, जैसे रामचरितमानस में 7 कांड हैं, है ना, और प्रसाद की कामायनी में 15 सर्ग हैं। तो ये समय कहिए, सर्ग कहिए, कांड कहिए, पाठ कहिए, भाग कहिए, संस्कृत के ग्रंथों में मयूर शब्द मिलता है इसके लिए। तो कहने का मतलब 69 सर्ग या 69 खंड हैं इसके, 69 भाग हैं, है ना। तो परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है कि पृथ्वीराज रासों में कुल कितने समय हैं, तो 69 समय हैं और इसमें कुल 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें तोटक है, पद्धरि है, दोहा है, इन सारी छप्पय है। छप्पयों का राजा कहा जाता है पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई को। शिव सिंह सेंगर ने इनको छप्पयों का राजा कहा। तो बहुत सारे प्रश्न इन पर बनते हैं। रस की बात कर ली जाए दोस्तों तो इसमें श्रृंगार व वीर रस प्रमुख है। पृथ्वीराज रासों में श्रृंगार रस प्रमुख है और वीर रस प्रमुख है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासों को सुख सुखी संवाद के रूप में भी देखा जाता है। परीक्षाओं में प्रश्न बनता है कि पृथ्वीराज रासों को सुख सुखी संवाद किसने कहा। तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है। इनके अनुसार पृथ्वीराज रासों की जो रचना है वो सुख सुखी संवाद के रूप में हुई है, अतः जिन सर्गों में यह शैली नहीं है उसे प्रक्षिप्त मानना चाहिए। यानी सुख सुखी संवाद के रूप में ये मानते हैं पृथ्वीराज रासों की रचना को, और जिन सर्गों में ये संवाद यानी ये शैली नहीं है उस रचना को प्रक्षिप्त यानी बाद में जोड़ा हुआ माना जाए, ऐसा इनका विचार है। दोस्तों पृथ्वीराज रासों का जो चौथा संस्करण है वो उसमें 1300 छंद हैं, यही सबसे छोटा संस्करण माना जाता है। दशरथ शर्मा जो हिंदी के बड़े विद्वान हैं, इन्होंने इसी को मूल रासों माना है। यानी जो सबसे छोटा संस्करण है पृथ्वीराज रासों का जिसमें 1300 छंद हैं, दशरथ शर्मा के अनुसार यही जो है मूल रासों है। बच्चन सिंह ने दोस्तों पृथ्वीराज रासों को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा। राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी। डिंगल पिंगल भाषा में रचित ये ग्रंथ वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी का दोस्तों ये पहला ग्रंथ माना जाता है, पहला महाकाव्य, माफ कीजिएगा, पहला महाकाव्य माना जाता है हिंदी का ये। दोस्तों अब बात करते हैं पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता के विषय में। बहुत से विद्वान इसको प्रामाणिक मानते हैं, बहुत से अप्रामाणिक मानते हैं। कुछ विद्वान बीच का रास्ता अपनाते हुए इसको अर्ध प्रामाणिक मान लेते हैं और कुछ लोग इसको मुक्तक रचना बताते हैं। दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास में यह ग्रंथ अपनी प्रामाणिकता को लेकर सर्वाधिक विवादित रहा है। इसके चारों अलग अलग जो संस्करण हैं उसे देखकर ही सहज विवाद पैदा हो जाता है। अब सबसे पहला विवाद तो यही कि इसके जो 4 संस्करण मिलते हैं वो अलग अलग मिलते हैं। अब कौन सा संस्करण मूल रासो है, जैसे दशरथ शर्मा ने जो सबसे छोटा संस्करण है 1300 छंदों वाला, उसी को मूल संस्करण मान लेते हैं। अच्छा, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा जो प्रकाशित बृहद संस्करण है कुछ लोग उसको प्रामाणिक मानते हैं। तो विवाद का एक कारण है, बहुत सारे कारण हैं, जैसे संस्करण को लेकर विवाद का कारण, भाषा को लेकर विवाद का कारण, घटनाओं को लेकर विवाद का कारण, ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर जो समय दिया गया है संवत वगैरह वो भी ऐतिहासिक नहीं है, घटनाएं भी ऐतिहासिक नहीं है, मेल नहीं खाती हैं। तो आगे चल के इन सब पे चर्चा होगी। तो जो प्रामाणिकता है इन्हीं सारे बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमती है और प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि भैया जब इतिहास में ये तथ्य मिलता है तो इस ग्रंथ में दूसरा तथ्य क्यों मिलता है, तो इसका मतलब ये ग्रंथ जाली है, ये ग्रंथ प्रामाणिक नहीं है। दोस्तों पृथ्वीराज रासों को जो अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं उनमें किन किन विद्वानों का नाम महत्वपूर्ण है। अक्सर परीक्षाओं में भी बनता है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक मानता है। तो जितने भी महत्वपूर्ण नाम हैं इस ग्रंथ को अप्रामाणिक मानने में, उनका
उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है, इन्होंने ही सबसे पहले इसको जाली ग्रंथ कहा। दोस्तों प्रश्न बनता है कि किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कह के संबोधित किया। जाली बोलचाल की भाषा का शब्द हो जाता है। जाली माने एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो प्रामाणिक ना हो वही जाली है ना, जो प्रामाणिक ना हो वही जाली है। दूसरे कवि कविराज श्यामल दास, तीसरे मुंशी देवी प्रसाद, तीसरे वुल्हर महोदय, गौरी शंकर हीराचंद ओझा और मोतीलाल मेनारिया। तो दोस्तों इन सारे विद्वानों में जो वुल्हर महोदय हैं, इनको वूलर भी कह देते हैं और वुल्हर भी कहते हैं, जो वुल्हर महोदय हैं यही इन्हीं का सबसे पहले नाम आता है इस ग्रंथ की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता के पीछे। इन्होंने ही सबसे पहले पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना, वुल्हर महोदय ने। और हिंदी के विद्वानों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इस पर बिल्कुल अनुसंधान ही कर डाला कि ये बिल्कुल आदर्शवादी लेखक हैं भाई, आदर्शवादी आलोचक हैं, आदर्शवादी समीक्षक हैं आचार्य शुक्ल। तो बिल्कुल इस ग्रंथ के पीछे ही पड़ जाते हैं ये, कि इसको बिल्कुल अप्रामाणिक सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। और वुल्हर महोदय जो हैं ये अंग्रेजी विद्वान थे, इन्होंने ही सबसे पहले इसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। दोस्तों इनके अलावा गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो कि बड़े इतिहासकार हैं, मोतीलाल मेनारिया जो कि राजस्थानी साहित्य के मर्मज्ञ कहे जाते हैं, इन्होंने भी इस पर काफ़ी रिसर्च की और उस आधार पर इसको अप्रामाणिक सिद्ध करने का प्रयास किया। तो इन सारे विद्वानों को दोस्तों हम याद कैसे करेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करते हैं। कहानी बना लेते हैं। कहानी क्या होगी कि कविराज ने राम और उनकी देवी को, राम को और उनकी देवी को, सीता को, गौरी शंकर और उनके बुल को, गौरी शंकर, इधर राम और उनकी देवी और इधर गौरी शंकर, गौरी माने पार्वती, शंकर माने शंकर भगवान, उनका बुल कौन है, नंदी। कविराज ने राम और उनकी देवी को, गौरी शंकर और उनके बुल को अप्रामाणिक मोती बताया, अप्रामाणिक मोती बताया। एक कहानी बना लीजिए कि कोई कविराज हैं जो अपनी कविता में क्या बताते हैं, राम और उनकी देवी को, गौरी शंकर और उनके बुल को क्या बताते हैं, अप्रामाणिक मोती बताते हैं। मोती तो बताते हैं लेकिन अप्रामाणिक मोती बताते हैं। ठीक है, अब इस चीज को कैसे आप याद करेंगे और कैसे समझेंगे इस चीज को। कविराज का मतलब क्या है, यहाँ कविराज श्यामल दास से है। राम से मतलब क्या है, रामचंद्र शुक्ल से है। अच्छा, वो राम कुमार वर्मा भी रामचंद्र शुक्ल से प्रभावित हैं, तो राम कुमार वर्मा भी इसको क्या मानते हैं, अप्रामाणिक ही मानते हैं। तो राम से राम कुमार वर्मा भी समझ लीजिए और राम से रामचंद्र शुक्ल भी समझ लीजिए। तो कविराज मतलब श्यामल दास, कविराज श्यामल दास उदयपुर के थे दोस्तों, कविराज श्यामल दास। और राम रामचंद्र शुक्ल बस्ती के थे, और राम कुमार वर्मा। देवी का मतलब देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद। गौरी माने गौरी शंकर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, है ना। गौरी का मतलब गौरी शंकर यहाँ है ना, गौरी शंकर और उनके बुल को। तो गौरी शंकर का मतलब हो गया यहाँ गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इतिहासकार हैं ये। बुल का मतलब वुल्हर महोदय और मोती का मतलब मोतीलाल मेनारिया। तो कहानी क्या है, कविराज ने राम और उनकी देवी को और किसको, गौरी शंकर और उनके बुल को क्या माना, अप्रामाणिक मोती बताया, है ना। तो ये कहानी अगर आप याद कर लेंगे तो फिर जो विद्वान पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं उनका नाम रटने की जरूरत नहीं होगी। पहले नाम तो रटिए, लेकिन इस कहानी से, फिर इस कहानी को अगर आप याद कर लेते हैं तो फिर नाम रटने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने के पीछे जो तर्क दिए गए हैं वो तर्क क्या है दोस्तों। इन सारे विद्वानों ने जो इस ग्रंथ को अप्रामाणिक माना उसके पीछे का तर्क क्या है दोस्तों। पहली बात कि रासो में उल्लिखित जो घटनाएं हैं, जो तिथियां हैं, वो इतिहास के पन्नों से दोस्तों मेल नहीं खाती। जैसे परमार, चालुक्य व चौहान ये सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, लेकिन इन्हें अग्निवंशी बताया गया है। इतिहास में ये सूर्यवंशी हैं, लेकिन इस ग्रंथ में इनको अग्निवंशी बताया गया है। तो एक तरह से ये भी तथ्य जो है शंका पैदा करता है इस संबंध में। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, पृथ्वीराज की मां का नाम कर्पूरी था इतिहास में जो मिलता है, लेकिन इस ग्रंथ में क्या नाम दिया गया है, कमला।
यानी पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की मां का नाम कमला बताया गया है, लेकिन इतिहास क्या कहता है? इतिहास कहता है कि उनकी मां का नाम कर्पूरी था। अगला तथ्य, पृथ्वीराज रासो में दी गई जो तिथियां हैं वो इतिहास की तिथियों से 90 से 100 वर्षों का अंतर रखती हैं, है ना। 90 साल और 100 सालों का अंतर रखती हैं दोस्तों, 1-2 साल का नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, पृथ्वीराज चौहान द्वारा सोमेश्वर का वध भी इतिहास सम्मत नहीं है। सहमत लिखा है, ये इतिहास सम्मत है ना, इतिहास सम्मत। पृथ्वीराज चौहान ने सोमेश्वर का वध किया है, कहाँ? पृथ्वीराज रासो में, लेकिन इतिहास में ऐसा नहीं मिलता। पृथ्वीराज चौहान द्वारा गुजरात के राजा भीमसेन का वध भी इतिहास सम्मत नहीं है। इतिहास में गुजरात के जो राजा थे भीमसेन, उनका वध मिलता है, मैंने इतिहास में उनका वध नहीं मिलता है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, लेकिन इस ग्रंथ में बताया गया है कि नहीं, पृथ्वीराज चौहान ने ही भीमसेन का वध किया था। तो ये सब बातें संदेह के घेरे में इस चीज को खड़ी करती हैं। अगली महत्वपूर्ण बात ये कि रासो में पृथ्वीराज की बहन प्रथा का विवाह मेवाड़ के राणा समर सिंह के साथ बताया गया है, जो कि इतिहास सम्मत नहीं है। पृथ्वीराज चौहान की बहन थी एक प्रथा। अब रासो में मिलता है कि समर सिंह जो मेवाड़ के शासक थे, उनके साथ विवाह प्रथा का होता है, इसमें मिलता है रासो ग्रंथ में, लेकिन इतिहास इस बात की गवाही नहीं देता। संयोगिता स्वयंवर हुआ था कि नहीं हुआ था, इस संबंध में इतिहास जो है मौन है। यानी संयोगिता का स्वयंवर इतिहास सम्मत नहीं है, इतिहास में संयोगिता के स्वयंवर का जिक्र नहीं है, लेकिन इस ग्रंथ में संयोगिता के स्वयंवर की चर्चा होती है। अगली महत्वपूर्ण बात, पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने के पीछे एक तर्क यह भी दिया जाता है कि इसकी भाषा में अरबी फारसी की भी शब्दावलियां हैं। अब डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे, इस आधार पर ये इसको 16वीं सदी की रचना मान लेते हैं। यानी पृथ्वीराज रासो में जो अरबी फारसी की शब्दावलियां हैं वो सिद्ध करती हैं कि ना ये रचना तो 16वीं सदी के आसपास है। यानी देश में जब मुसलमानों का शासन हो गया, मुगलों का शासन हो गया, तब जाके अरबी फारसी की शब्दावलियां चलन में आई। और ये रचना, इस रचना में अगर ऐसी शब्दावलियां मिलती हैं तो ये रचना तो निश्चित रूप से ये 16वीं सदी के आसपास की लगती है। अगला महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, यानी वूलर ने, मैंने पहले ही बताया कि वूलर महोदय ने ही सबसे पहले इस ग्रंथ को अप्रामाणिक सिद्ध करने का प्रयास किया था। सर्वप्रथम डॉक्टर वूलर ने ही 1875 ईस्वी में दोस्तों कश्मीर की यात्रा की, और वहां उन्हें जयानक, एक संस्कृत के विद्वान थे, इनके द्वारा 12 सर्गों में, वर्ग लिखा है, ये सर्ग है, 12 सर्गों में से एक संस्कृत महाकाव्य मिलता है, पृथ्वीराज विजय, है ना, जयानक द्वारा रचित। 12 सर्गों में जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय नाम का एक संस्कृत महाकाव्य मिलता है। इस आधार पर पृथ्वीराज रासो को इन्होंने अप्रामाणिक घोषित किया दोस्तों, है ना, क्योंकि उन्होंने पाया कि पृथ्वीराज विजय में उल्लिखित जो तिथियां और पृथ्वीराज रासो में उल्लिखित जो तिथियां हैं, इनमें बहुत ज्यादा अंतर है। तो एक तरह से जो वूलर महोदय का अनुसंधान था पृथ्वीराज रासो के विषय में, वही आगे चलकर विभिन्न विद्वानों के लिए विषय वस्तु बना, और आगे चल के हिंदी के भी विद्वानों ने उस पर रिसर्च की, और रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, ये सारे विद्वान, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये सारे विद्वान इस बात को उल्लिखित करते हैं कि नहीं, ये ग्रंथ क्या है, एक प्रकार से जाली ग्रंथ है, आचार्य शुक्ल के शब्दों में कहें तो। अगली महत्वपूर्ण चीज ये कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी के एक बड़े आलोचक हैं, इन्होंने भी बिल्कुल मुखर विरोध किया इस ग्रंथ का। इन्होंने पृथ्वीराज रासो को जाली शब्द से संबोधित किया, बार बार ये चीज बताई जा रही है, और इस विषय में इनका एक कथन है, परीक्षाओं में पूछ सकता है, कि पृथ्वीराज रासो में दिए हुए साल यानी संबत ऐतिहासिक तथ्यों से मेल नहीं खाते। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो ग्रंथों को जाली, अच्छा वही चीज दोस्तों आ गया है। अब आगे देखते हैं पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं।
ये तो हुए पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान, है ना। अब पृथ्वीराज रासो को ऐसे कौन से विद्वान हैं जो प्रामाणिक मानते हैं? तो दोस्तों कुछ विद्वान ऐसे हैं जो नागरिक प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित जो बृहद संस्करण है इसका, उसके आधार पर इसको प्रामाणिक मानते हैं और वही उसका प्रामाणिक संस्करण मानते हैं, जिसमें 69 समय और 68 प्रकार के छंद मिलते हैं। ऐसे कौन कौन से विद्वान हैं दोस्तों, आइए इनका नाम देखते हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में दोस्तों सबसे बड़ा नाम है श्याम सुंदर दास का, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या का। देखिए मैंने पहले ही आपको बताया था, यही दो विद्वान ऐसे थे जिन्होंने काशी नागरिक प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित जो बृहद संस्करण है उसका संपादन इन्होंने किया था, है ना। नागरिक प्रचारिणी सभा काशी द्वारा जो बृहद संस्करण इसका प्रकाशित हुआ उसका संपादन मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और श्याम सुंदर दास ने किया था। तो ये विद्वान तो इसको प्रामाणिक ही मानते हैं क्योंकि उसके बृहद संस्करण का प्रकाशन करते हैं। अगला नाम मिश्र बंधुओं का आता है। फिर कर्नल टाड का नाम पहले ही चर्चा हुई इस नाम पर, जो कि पृथ्वीराज रासो के उद्धारक कहे जाते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन भी इसको प्रामाणिक मानते हैं, दशरथ शर्मा भी इसको प्रामाणिक मानते हैं और डॉक्टर नगेंद्र भी दोस्तों इसको प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। अब इन सब के नामों को याद कैसे करेंगे, एक कहानी के माध्यम से याद कर लेते हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों का नाम एक कहानी के माध्यम से याद करते हैं दोस्तों। कहानी क्या, जो 10 नग के बराबर प्रामाणिक है। अब दोस्तों देखिए, ये प्रामाणिक शब्द पर भी चर्चा कर लेना आवश्यक है। कहीं कहीं प्रामाणिक लिखा मिलता है ना, और कहीं कहीं प्रामाणिक लिखा मिलता है। अब महत्वपूर्ण चीज ये कि कौन सा शब्द सही है, प्रामाणिक सही है कि प्रामाणिक सही है। तो दोस्तों ये जो दूसरा है प्रामाणिक शब्द सही है, प्रामाणिक शब्द सही नहीं है। प्रमाण से बना है तो प्रामाणिक शब्द सही है ना। तो ऐसे कौन से विद्वान हैं जो प्रामाणिक मानते हैं? कहानी, जो 10 नग के बराबर प्रामाणिक हैं, ऐसे मिश्रा जी के यहाँ श्याम और मोहन टाट पट्टी पर बैठे हुए हैं। किसके यहाँ श्याम मोहन टाट पट्टी पर बैठे हुए हैं? मिश्रा जी के यहाँ। और मिश्रा जी का विशेषण क्या है? जो 10 नग के बराबर प्रामाणिक हैं। ऐसे मिश्रा जी, इनके यहाँ श्याम और मोहन भी कहाँ बैठे हुए हैं? टाट पट्टी पर बैठे हुए हैं। भाई 10 नग के बराबर हैं तो टाट पट्टी पर श्याम मोहन तो बैठेंगे ही। अब फिर इस सूत्र को समझेंगे कैसे? 10 का मतलब यहाँ दशरथ शर्मा से है, नग का मतलब यहाँ डॉक्टर नगेंद्र से है। जैसे जो 10 नग के बराबर, 10 माने दशरथ शर्मा, नग माने डॉक्टर नगेंद्र। प्रामाणिक मतलब प्रामाणिक विद्वान है, इसको प्रामाणिक मानने वाले विद्वान। मिश्रा जी माने मिश्र बंधु, श्याम माने श्याम सुंदर दास, मोहन माने मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। टाट पट्टी का मतलब यहाँ कर्नल टाड से है दोस्तों। टाड को टाट बना लीजिए, टाट पट्टी बना लीजिए। तो पूरे सभी जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं सबका नाम आसानी से याद हो गया। जो 10 नग के बराबर प्रामाणिक हैं, ऐसे मिश्रा जी के यहाँ श्याम और मोहन कहाँ बैठे हुए हैं? टाट पट्टी पर बैठे हुए हैं। तो प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों का नाम इस ट्रिक से आप आसानी से याद रख सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर दिए गए तर्क। पहले आपने देखा कि पृथ्वीराज रासो की अप्रामाणिकता पर दिए गए तर्क। अब क्या आप देखेंगे? पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर दिए गए जो तर्क हैं, यानी जो विद्वान इसको प्रामाणिक मानते हैं तो उनके प्रामाणिक मानने के पीछे कुछ तर्क तो होगा। दोस्तों पहला तर्क क्या है? रासो कोई इतिहास ग्रंथ न होकर एक काव्य है, अतः साहित्य रचना में ऐतिहासिकता खोजना तर्क संगत नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण चीज। भाई पृथ्वीराज रासो क्या है? कोई इतिहास थोड़ी है, वो तो साहित्य है। इतिहास का मतलब क्या होता है? इति माने ऐसा, हा माने निश्चित रूप से, आस माने था, ऐसा निश्चित रूप से था। इतिहास की परिभाषा यही है, ऐसा निश्चित रूप से था। तो इतिहास में जो तथ्य होंगे, जो बातें होंगी, जो डेट होंगे, जो घटनाएं होंगी, जो स्थान होंगे, वो सब प्रामाणिक होंगे। लेकिन साहित्य में वो चीजें प्रामाणिक थोड़ी होंगी। अब जैसे कामायनी है, कामायनी कोई ऐतिहासिक रचना थोड़ी है। ध्रुव स्वामिनी कोई ऐतिहासिक रचना थोड़ी है। उस आधार पर आप इतिहास सिद्ध करने लगेंगे तब तो इस रचना को भी आप अप्रामाणिक मान लेंगे। तो कहने का मतलब इतिहास अलग है और
साहित्य अलग है, साहित्य में तो कल्पना का योग रहता ही है। अब उस आधार पर आप उसको अप्रामाणिक सिद्ध करें, जाली सिद्ध करें, तो ये भी उचित नहीं है। ऐसा इन विद्वानों का तर्क है। अगला तर्क प्रामाणिकता के पीछे, इन तिथियों में पहले बताया गया आपको 90 से 100 वर्षों का जो अंतर है वह संवत के कारण है। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, जो कि काशी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा जो प्रकाशित इसका बृहद संस्करण है उसके संपादक हैं, उन्होंने एक नए छंद की कल्पना की। वो छंद क्या है दोस्तों? आनंद छंद, आनंद सर्ग, माफ कीजिएगा, आनंद संवत, माफ कीजिएगा, आनंद छंद या वो नहीं, आनंद संवत है ना। जैसे ये विक्रम संवत के आधार पर अब देखा जाए तो 90 से 100 सालों का अंतर मिलता है। इन्होंने एक संवत ही गढ़ लिया, आनंद संवत। आनंद संवत की इन्होंने कल्पना की। इसके अनुसार तिथियां भी बिल्कुल शुद्ध सिद्ध हो जाती हैं दोस्तों। ये जो 90 और 100 सालों का अंतर आता है, अगर आनंद संवत की एक कल्पना मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या के द्वारा कर ली गई, जो इस आनंद संवत की परिकल्पना को सही माना जाए तो इसकी तिथियां भी बिल्कुल सटीक सिद्ध हो जाती हैं। यानी संवत ही इन्होंने बदल दिया, इसको सिद्ध करने के लिए बदल दिया कि कोई ठोस इनके पास प्रमाण था, किस आधार पर इन्होंने बदला, अब ये तो अनुसंधान का विषय है दोस्तों। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर जो अगला तर्क दिया जाता है वो है डॉक्टर दशरथ शर्मा का। इस ग्रंथ का मूल रूप प्रक्षेपांशों से छिपा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं। इधर जो लघुतम प्रति चौथे संस्करण की उपलब्ध है उसमें तिथि संबंधी अशुद्धियां नहीं है। दशरथ शर्मा का कथन है कि ये जो ग्रंथ है इसका मूल रूप प्रक्षिप्तांशों में छिपा है, यानी प्रक्षिप्तांश यानी बाद में जोड़े गए जो अंश हैं उसमें छिपा हुआ है इसका मूल रूप। इधर जो लघुतम, इसकी जो चौथा संस्करण लघुतम प्रति इसकी जो मिली, उसमें तिथि संबंधी अशुद्धियां नहीं है। इनका अपना मत है, इनका अपना तर्क है। अगला, जो लोग रासों में अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग देखकर इसे जाली बताते हैं, इसके विरुद्ध तर्क यह है कि चंदबरदाई लाहौर के निवासी थे, इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग स्वाभाविक। अब कुछ लोग कहते हैं ना कि इसमें अरबी फारसी की शब्दावलियां हैं, तो अरबी फारसी की शब्दावलियों के नाते ये तो लगभग 16वीं शताब्दी में रचित माना जाए तब ठीक है, क्योंकि मुसलमानों का जब शासन स्थापित हो गया, मुगलों का शासन स्थापित हो गया, तो उसके पीछे कुछ लोग तर्क ये देते हैं कि भैया ये तो पाकिस्तान में पैदा ही हुए थे। अब वो बात अलग है कि जैसे पाकिस्तान तब नहीं था, पाकिस्तान तो 1947 में हुआ, तो लेकिन जब ये पैदा हुए थे तो भारत का हिस्सा था, लेकिन लाहौर में पैदा हुए थे जहाँ मुसलमान थे, तो अरबी फारसी की शब्दावलियां इनके ग्रंथों में मिलती हैं, तो क्या बुराई है। अगला तर्क आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इस तर्क की चर्चा पहले ही हुई। इन्होंने सुख सुखी संवाद के रूप में इस ग्रंथ को रचा हुआ माना है, अतः जिन सर्गों में यह शैली नहीं है उसे प्रक्षिप्त मानना उचित है। वो कहते हैं कि भाई सुख सुखी संवाद के रूप में इस ग्रंथ की रचना हुई है, अच्छा जिन सर्गों में यह सुख सुखी संवाद वाली शैली नहीं है उसको प्रक्षिप्त माना जाए, उसको बाद में जोड़ा हुआ माना जाए। तो ये सब इसकी प्रामाणिकता के पीछे के तर्क हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं। यानी कुछ विद्वान इसको अप्रामाणिक माने, कुछ प्रामाणिक माने, और ऐसे कौन से विद्वान हैं हिंदी के जो पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। अर्ध प्रामाणिक का मतलब इसमें इतिहास भी है और कल्पना भी है, इस बात का जो समर्थन करते हैं, यानी जो पूरी तरह से इसको नकारते नहीं हैं और जो पूरी तरह से स्वीकारते भी नहीं हैं। यानी ऐसा भी नहीं है कि इसको मान लें कि नहीं ये तो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, और ऐसा भी नहीं है कि इसको जाली स्वीकार कर लें। तो कहने का मतलब इन विद्वानों का जो मत है वो रासो ग्रंथ की रचना चंदबरदाई ने की, लेकिन इसका मूल रूप आज उपलब्ध नहीं। यानी इन विद्वानों का जो मत है वो यही है कि रासो ग्रंथ की रचना चंदबरदाई ने की, लेकिन इसका मूल रूप आज उपलब्ध नहीं है। यानी ये बिल्कुल सत्य है कि पृथ्वीराज रासो की रचना चंदबरदाई ने की, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन इस ग्रंथ का मूल रूप आज के समय में उपलब्ध नहीं होता है। ये अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों का तर्क है। ऐसे विद्वान हैं कौन कौन मुख्य रूप से जो अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ऐसे विद्वानों में सबसे पहला नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आता है,
फिर मुनिजिन विजय का नाम आता है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी भी इस ग्रंथ को अब अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, और विनय बिहारी त्रिवेदी भी इस रासो ग्रंथ को अर्ध प्रामाणिक दोस्तों स्वीकार करते हैं। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनिजिन विजय, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, विपिन कुमार त्रिवेदी, इन विद्वानों का नाम आप याद कैसे करेंगे? याद करवा देते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। मुनिजन हजारों सुनीतियां बना गए हैं, उन सुनीतियों के विपिन में करो बिहार, है ना। एक कहानी याद कर लीजिए कि जो मुनिजन हैं वो क्या बना गए हैं? हजारों सुनीतियां बना गए हैं। सुनीतियां मानी अच्छी अच्छी नीतियां बना गए हैं। अब क्या करना चाहिए? उन सुनीतियों के विपिन में, विपिन माने जंगल, उन सुनीतियों के विपिन में करो बिहार। उन सुनीतियों का जो विपिन है उसमें हमको बिहार करना चाहिए। याद कैसे करेंगे? मुनिजन हजारों सुनीतियां बना गए, तो मुनिजन का मतलब मुनिजिन विजय, है ना। हजारों, हजारों का मतलब हजारी प्रसाद। सुनीतियां डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी। विपिन में बिहार का मतलब विपिन बिहारी त्रिवेदी। तो ये सारी इसको याद करने के पीछे जो एक कहानी बनाई गई, तो उस कहानी से इस चीज को आप याद कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज ये कि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक, अप्रामाणिक, अर्धप्रामाणिक मानने वाले विद्वान तो हैं, और साथ में एक ऐसे विद्वान भी हैं जो पृथ्वीराज रासो को एक मुक्तक रचना मानते हैं दोस्तों। फुटकर रचना मान लेते हैं, मुक्तक रचना मान लेते हैं, फुटकर रूप में उपलब्ध मुक्तक रचना मान लेते हैं। ऐसे विद्वान हैं दोस्तों नरोत्तम स्वामी, है ना। नरोत्तम स्वामी हिंदी के एकमात्र ऐसे विद्वान हैं जो पृथ्वीराज रासो को मुक्तक रचना स्वीकार करते हैं, है ना। मुक्तक रचना स्वीकार करते हैं दोस्तों। इनका मानना है कि पृथ्वीराज जो है, चंद्रबरदाई जो हैं, ये पृथ्वीराज के समकालीन थे, लेकिन इन्होंने प्रबंध रचना नहीं की। जैन ग्रंथशाला में प्राप्त जो फुटकर पद हैं, वही फुटकर पद जो हैं वही इनकी रचना है ना। जैन ग्रंथशाला में कुछ ये फुटकर पद प्राप्त करते हैं, वही फुटकर पद ही इनकी रचना है, ऐसा ये मानते हैं। पृथ्वीराज चौहान वो चंद्रबरदाई की रचना है। तो आप इस बात को भी एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। आजकल नरोत्तम लोग फुटकर रूप में मिलते हैं, क्योंकि ये फुटकर, नरोत्तम का मतलब जो नरों में उत्तम है, वो किस रूप में मिलता है? थोक रूप में मिलता है, फुटकर रूप में। इन्हें गिने लोग ही नरोत्तम हैं, यानी जो उत्तम नर हैं आज के समय में वो इन्हें गिने ही हैं, फुटकर रूप में मिलते हैं, थोक रूप में नहीं मिलते हैं। तो जैन ग्रंथशाला में प्राप्त जो फुटकर पद हैं, उन्हीं फुटकर पदों के आधार पर ये मानते हैं कि नहीं, यही फुटकर पद ही पृथ्वीराज रासो के पद हैं। जो संपूर्ण महाकाव्य है उसको ये पृथ्वीराज चौहान पर लिखा गया जो चंद्रबरदाई का ग्रंथ है, उसको ये नहीं मानते हैं कि ये प्रामाणिक है। वही मुक्तक पदों को ही ये मान लेते हैं कि नहीं, ये यही जो है पृथ्वीराज रासो के फुटकर पद हैं, और यह एक मुक्तक रचना है, महाकाव्य नहीं।